नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल है मैच नंबर 1 टाटा आईपीएल 2025 का। डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यानी कि रजत पाटीदार के सामने होंगे अजिंक्य रहाणे। लग रहा था कि दो मध्य प्रदेश के कप्तान शायद आमने सामने आपस में टकराते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन केकेआर ने यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया है। तो कप्तानी अब अजिंक्य रहाणे करेंगे, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन कल उतरेगी ईडन गार्डन में और सामने होगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो मैच नंबर 1 पर बात करेंगे। सबसे पहले पिच रिपोर्ट पे ध्यान देने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, अक्सर जो ईडन गार्डन का सरफेस है, यह जो वेन्यू है, ये जाना जाता है हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए। और अगर आप आईपीएल के गेम्स पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एवरेज स्कोर 200 रन तो बनता ही बनता है और चेजिंग करने वाली टीम इस ग्राउंड पे आसानी से उस टारगेट को चेस करके मुकाबला जीत जाती है। पिछला एडिशन 2024 आपको याद आ रहा होगा, केकेआर और पंजाब वाला गेम, जहां पे आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा चेस पंजाब ने किया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस ग्राउंड पे चेजिंग बढ़िया होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे जो अगर मैं पिच रिपोर्ट पे देखूं तो यहाँ पे सक्सेसफुल चेस जो मैंने कहा कि आईपीएल के इतिहास का हुआ है। पिछले एडिशन में पंजाब ने चेस किया था, जॉनी बेस्टो की पारी मुझे याद आ रही है, बहुत बढ़िया वो खेले थे। 262 रन यहाँ पे चेज हुआ है और एवरेज स्कोर यहाँ पे 200 बनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होगा। आई थिंक थोड़ा अगर पिच को देखें, पिच रिपोर्ट जैसी होगी, एक मैच जो पिछला हुआ था इंटरनेशनल गेम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वहां पे हमने देखा था कि स्पिनर्स को जितनी मदद मिल रही थी, जहां पे वरुण चक्रवर्ती मैन ऑफ द मैच थे, हीरो थे उस मैच में, लेकिन वहां पे अर्शदीप सिंह ने भी शुरू में विकेट ली थी। तो गेंद स्विंग होगी, हरकत करेगी, तो पेसर्स को शुरुआत में हेल्प मिलेगा, लेकिन जैसे ही गेम आगे बढ़ेगा फिर आपको स्पिनर्स दिखाई देंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी अब वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। ड्यू फैक्टर आएगा तो दूसरी गेंद मिलेगी, 11 ओवर के बाद डिफेंड करने वाली टीम को एक गेंद मिलेगा, दूसरा गेंद, सेकेंड बॉल। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक बॉलिंग करना पसंद करेगी। उसके साथ साथ बारिश की भी संभावना है, तो डीआरएस मेथड को भी देखते हुए, डीएलएस मेथड को भी देखते हुए, मैं डीआरएस कहा, क्षमा चाहूंगा, डकवर्थ लुईस सिस्टम को देखते हुए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और रजत पाटीदार कि क्यों ना टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जाए और स्कोर बोर्ड पे जाते से ज्यादा रन लगा दिया जाए, ताकि जो दूसरी टीम उतरे वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल भी उनपे एक मानसिक रूप से एक ज्यादा प्रेशर ये हो कि हमें डीएलएस मेथड पे भी देखना है कि डीएलएस मेथड के अनुसार इतने ओवर में इतना रन होना चाहिए। तो उस प्रेशर को देखते हुए भी शायद वो टीम थोड़े से एग्रेसिव होकर शायद उसके कुछ विकेट गिर जाए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो पिच रिपोर्ट पे मैंने बात की, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे होम टीम की, कोलकाता की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। आप मुझे बताओ दोस्तों कि रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर क्विंटन डिकॉक, आप किसको देखना चाहते हो ओपन करते हुए। देखिए, फिलहाल थोड़ा सा एक्सपीरियंस को देखते हुए क्विंटन डिकॉक फर्स्ट चॉइस है, कोलकाता की फिलहाल फर्स्ट चॉइस है। लेकिन आपको थोड़ा अगर मैं याद दिला दूं, जब फिल सॉल्ट पिछले सीजन में केकेआर के लिए खेल रहे थे, इस बार तो वो आरसीबी की टीम में है, जब वो इंटरनेशनल गेम्स जो इंग्लैंड के आए और वो आईपीएल के आखिरी कुछ मैचेस नहीं खेल पाए थे, तब वहां पे गुरबाज नरेन के साथ ओपन कर रहे थे। और गुरबाज की मुझे एक पारी याद आ रही, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किया था। गुरबाज फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि कोलकाता की फर्स्ट चॉइस फिलहाल क्विंटन डिकॉक है। तो ओपनिंग मैं बता दूं, प्लेइंग 11 बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे, सुनील नारायण का साथ निभाएंगे, एमवीपी प्लेयर पिछले टाटा आईपीएल 2024 के, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए भी बहुत रन बनाए, गेंदबाजी करते हुए भी विकेटें झटकी। तो कॉम्बिनेशन से कोई छेड़खानी कोलकाता नहीं करेगा। भले ही फिल सॉल्ट जा चुके हैं, लेकिन नरेन और डिकॉक ही ओपन करेंगे। नंबर 3 पे आई थिंक अजिंक्य रहाणे खेलेंगे। नंबर 4 पे मुझे लग रहा है वेंकटेश अय्यर। नंबर 5 पे अंगक्रिश रघुवंशी, रिंकू सिंह नंबर 6, द्रेरस नंबर 7। लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आता है कि द्रेरस, रिंकू सिंह, क्या उनको थोड़ा प्रमोटअप नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखिए, जब आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह किस शैली के बल्लेबाज हैं हमको पता है, और जब अगर कोलकाता की थोड़ी पहले बैटिंग आ जाए, अगर आ गई,
तो क्या उनको थोड़ा प्रमोट अप केकेआर नहीं कर सकता है? चेजिंग आती है तो चलो हम समझ सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि पीछे एक डेप्थ के रूप में नंबर 6 नंबर 7 पर रिंकू और रसेल को रखा जाए, ताकि अगर रिक्वायर रन रेट आखिरी के 5-6 ओवर में 12-15 का भी हो जाए तो भी शायद उतना पैनिक केकेआर ना करे। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वहां तक मैच को क्यों जाने दिया जाए। रिंकू सिंह को थोड़ा और ऊपर खिला सकते हैं। तो ऑनेस्टली मैं चाहता हूं कि नंबर 5 पर रिंकू सिंह खेले। जो मैंने कहा कि अंगक्रिश रघुवंशी नंबर 5, रिंकू नंबर 6, आंद्रे रसेल नंबर 7, रमनदीप सिंह नंबर 8 पे खेलेंगे, हर्षित राणा नंबर 9, वरुण चक्रवर्ती नंबर 10 और स्पेंसर जॉनसन नहीं तो वैभव और स्पेंसर जॉनसन नहीं तो आनिक नौकिया, इन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेगा। अगर मुझसे अगर आप पूछोगे इस कंडीशंस को देखते हुए, एक लेफ्ट आर्म पेसर अगर इस बॉलिंग अटैक में ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन के आने से वो एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं और थोड़ी सी स्विंग मिलेगी तो वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं विराट और फिल सॉल्ट को। और ऊपर टॉप में अगर आप ध्यान दोगे तो पाडिक्कल को हटा दे तो शायद आपको ज्यादा दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिख सकते हैं। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका राइट हैंडर्स का होगा, स्पेंसर को खिलाना चाहिए और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव अरोरा खेलेंगे कोलकाता के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने आपको केकेआर के 12 खिलाड़ी बता दिए। अब मैं आता हूं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पे, आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। विराट कोहली ओपन करेंगे, फिल सॉल्ट उनका साथ निभाएंगे। नंबर 3 पे सुनाई यह दे रहा है कि देवदत्त पाडिक्कल खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो नंबर 3 पे देवदत्त पाडिक्कल यानी कि आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। नंबर 5 पे लिविंगस्टोन, नंबर 6 पे जितेश शर्मा खेलते हुए आपको दिख सकते हैं बतौर विकेट कीपर या फिर बतौर प्लेयर, ये तो हमें खैर कल ही पता चलेगा। नंबर 7 पे टिम डेविड एज बतौर एक फिनिशर का रोल उनको दिया जाएगा। एक और मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि क्या टीम रोमारियो शेफर्ड के बारे में नहीं सोच सकती है, बट अगर शेफर्ड और टिम डेविड को अगर हम कंपेयर करें तो मैं फिलहाल स्टार्टिंग में मैं डेविड के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि डेविड के पास वो खूबी है, वो एक्सप्लोजिव बैटर है। शेफर्ड भी वही काम कर सकते हैं, बट टिम डेविड ना धीरे धीरे, अगर आपने उनकी क्रिकेट को फॉलो किया होगा, बिग बैश लीग को अगर आपने देखा होगा, बढ़िया प्रदर्शन करते जा रहे हो, धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं। तो मैं आई वुड पिक टिम डेविड नंबर 7 पे। नंबर 8 पे कुणाल पांड्या, एक बल्लेबाज आपको नंबर 8 पर चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। कुणाल पांड्या वो काम करके आपको दे सकते हैं, इकोनॉमिकल बॉलर है। नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पे जॉश हेजलवुड और नंबर 11 पे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे यश दयाल के। यश दयाल आई थिंक नंबर 11 पे खेलेंगे। फिर मैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पिक करूंगा स्वप्निल सिंह को नहीं, बल्कि रसिक सलाम को। स्वप्निल सिंह पिछले साल हम देख रहे थे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वो खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूंगा कि रसिक सलाम को यह टीम पिक करे। रसिक सलाम के आने से फिर क्या होगा दोस्तों, आपको पता है यश दयाल और भुवी आई थिंक ऊपर से पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे, जिसमें मैंने आरसीबी के लिए अलग से एक वीडियो भी बनाया था कि यश दयाल और भुवी ऊपर से पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। मिडिल ओवर्स में वहां पे केपी, कुणाल पांड्या, फिर कुछ ओवर्स आप भुवी से करा लीजिए, 1-2 ओवर आप वहां पे ला दीजिए रसिक का 1 ओवर, हेजलवुड का 1 ओवर, और कम से कम आखिर के 6 ओवर्स में, 5 ओवर्स में कम से कम रसिक सलाम और हेजलवुड के मिनिमम टू मिनिमम 3-4 ओवर तो बचा कर रखिए। उससे क्या होगा कि डेथ में आसानी होगी आरसीबी की टीम को, कि शायद वो उतने विपक्षी बल्लेबाजों को आसानी से ज्यादा रन ना बनाने दे। तो ऐसी अगर स्ट्रैटेजी होगी तो अच्छा होगा, इसीलिए मैं रसिक सलाम को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में पिक करूंगा। तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी, दोनों ही टीमों की मैंने अपनी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 बताई। अगले पॉइंट पे आते हैं, टॉप परफॉर्मर कौन हो सकता है केकेआर के लिए जिससे आरसीबी को खतरा हो सकता है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी के सामने अगर कोई खतरा बन सकता है कोलकाता की ओर से तो वो हो सकते हैं सुनील नारायण। सुनील नारायण का रिकॉर्ड भी आरसीबी के सामने बहुत ही बढ़िया है, और अब तो पिछले एडिशन में जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, उनका रोल ही यही होगा कि पावर प्ले में आके वो बेबाक तरीके से बेखौफ होकर वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग करें, और गेंदबाजी करते हुए भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा परेशान जरूर करेंगे आरसीबी के बल्लेबाजों को। बहुत ही किफायती तरीके से गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही कम समय हमें ऐसे मोमेंट्स दिखाई देते हैं जहां पे नारायण महंगे साबित हो जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आरसीबी की ओर, कोलकाता की ओर से अगर विपक्षी टीम पे कोई खतरा बन सकता है तो वो होंगे सुनील नारायण, जो मुझे लग रहा है कि विपक्षी टीम के लिए बहुत ही एक थ्रेट, एक खतरा, एक डेंजरस खिलाड़ी बन सकते हैं। आरसीबी की ओर से कौन कोलकाता पे भारी पड़ेगा, कौन वो होगा खतरा,
कोलकाता के लिए कौन बनेगा खतरे की घंटी, मुझे लग रहा है वो होंगे वन एंड ओनली किंग कोहली। किंग कोहली के भी आंकड़े इस ग्राउंड पे बहुत ही बेहतरीन है। और एक मुझे 100 भी याद आता है, कोलकाता में ही उन्होंने आरसीबी के सामने, आरसीबी यानी कि केकेआर के सामने विराट ने बहुत बढ़िया तरीके से जड़ा था। 2019 का वो वर्ष था अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, तो बहुत बढ़िया शतक लगाया था। मार्कस स्टोइनिस आई थिंक उनके साथ तब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब स्टोइनिस आरसीबी के लिए खेलते थे। तो विराट कोहली फिलहाल फॉर्म बहुत बढ़िया है, चैंपियंस ट्रॉफी उनका अच्छा घटा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाले हैं। अब तो बहुत और ओपनर खेलेंगे वो, और भी नाम्स मैं सोच रहा था, फिल सॉल्ट के बारे में सोच रहा था, मैं रजत के बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल आरसीबी की ओर से कोलकाता के लिए खतरा बन सकते हैं विराट कोहली, और केकेआर की ओर से आरसीबी के लिए थ्रेट खतरा बन सकते हैं सुनील नारायण। यानी कि 2 मैच विनर्स बन सकते हैं दोनों टीमों की ओर से। वो होंगे केकेआर के लिए सुनील नारायण और आरसीबी के लिए होंगे विराट कोहली। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि आखिरी पॉइंट पे, कि इस मुकाबले को जीतने के लिए कौन फेवरेट है। सबसे पहले हम चाहेंगे क्रिकेट फैंस की पूरा 40 ओवर का मैच हमें देखने को मिले, बारिश दखलंदाजी ना दे। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि कल का मुकाबला थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो, मजा आ जाए, चौके छक्कों की बारिश हो, जो कि अक्सर T20 क्रिकेट में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। बट अब थोड़ा सा आपको अलग माहौल दिखाई दे सकता है, वो सेकेंड बॉल के रूल की वजह से। तो जो मैं कह रहा था कि इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट कौन है, देखिए कि कोलकाता अपने घर पे खेल रहा है, और क्यों मैं यहाँ पे कोलकाता को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कोलकाता के पास ना वो मैच विनर्स हैं। यानी कि कोलकाता के पास वो क्वालिटी है कि वो विपक्षी टीम को थोड़ा परेशान कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा, उनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके पास सुनील नारायण हैं, उनके पास हर्षित राणा है, उनके पास आंद्रे रसेल। उनकी बॉलिंग अटैक में वो दमखम है कि वो थोड़ा आरसीबी के बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। स्पेशली हर्षित और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ये पिछले एडिशन में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आरसीबी को दिक्कत हो सकती है। और मेन उनके पास फिनिशर्स हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, कि कोलकाता के पास जो टॉप क्वालिटी के फिनिशर्स हैं वो आरसीबी के पास नहीं है। आंद्रे रसेल हैं वहां पे, रिंकू सिंह है वहां पे, और कंपैरिजन अगर करें, आप अगर देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ, कोलकाता की टीम ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। घर पे भी ये टीम खेल रही है, और उनके पास जो बॉलर्स हैं वो इनफॉर्म बॉलर्स हैं। नरेन हो गए, चक्रवर्ती हो गए, हर्षित हो गए, जो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के 8 ओवर आरसीबी पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो मैं अपना प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन पेपर कंपैरिजन करते हुए टीम कोलकाता अपने घर पे खेल रही है, उनके पास फिनिशर्स अच्छे हैं, उनके पास वो गेंदबाज हैं जो थोड़े इनफॉर्म है। मैं ये नहीं कर रहा कि आरसीबी के पास भी अच्छे गेंदबाज नहीं है, उनके पास भी मैच विनर बॉलर्स हैं, चाहे वो भुवी हो, चाहे वो हैजलवुड हो, यश दयाल हो, रसिक सलाम हो, कृणाल पांड्या हो, अच्छी गेंदबाजी अटैक उनकी भी है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता फेवरेट होगी कल के मुकाबले को जीतने के लिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।